अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक हमारे पास है एहसास स्कॉलरशिप के फ़ेज़ 2 के बारे में। एचईसी की तरफ से जो स्कॉलरशिप आती है एहसास स्कॉलरशिप, उसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका था और उसमें जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो उनकी स्कॉलरशिप्स थी वो भी मिल चुकी हैं। तो एहसास स्कॉलरशिप वालों ने अब फ़ेज़ 2 लॉन्च कर दिया है, तो आज से आप लोग फ़ेज़ 2 के लिए भी एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरह अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बना सकते हैं, मतलब साइन अप किस तरह कर सकते हैं और उसके बाद आपने किस किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह अपने फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, मैंने एहसास स्कॉलरशिप के फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था, तो मैं अपनी जो प्रोफाइल है वो भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा और किस तरह मैंने फॉर्म फिलअप किया था और कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी, जो कि मैं आपको हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स नहीं करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैं उनके साइन इन जहाँ पे हम करते हैं एहसास स्कॉलरशिप के लिए, मैं उस पेज पे आ चुका हूँ। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे जाके यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से ही साइन अप किया हुआ है लाइक फ़ेज़ 1 के लिए और अब आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप की हुई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं फ़ेज़ 2 के लिए। ठीक है, लाइक अगर आपने फ़ेज़ 1 के लिए अप्लाई किया था लेकिन आप लोगों ने वो स्कॉलरशिप के लिए जो भी मतलब आपने प्रोफाइल सेटअप कर लिया था फ़ेज़ 1 के लिए लेकिन आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो आप उसी प्रोफाइल को फ़ेज़ 2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम ये साइन अप के बटन पर क्लिक कर देते हैं। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये वो बता रहे हैं कि 13 डिजिट नादरा CNIC नंबर विदाउट डैशिट फॉर एन अकाउंट क्रिएशन, और उसके बाद अगर आपके पास नादरा CNIC नहीं है तो आप अपने बेफॉर्म नंबर विदाउट डैशेस भी अकाउंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने अपना फ़र्स्ट नेम देना है, तो यहाँ पे मैंने ये अपना फ़र्स्ट नेम दे दिया है, उसके बाद ये लास्ट नेम। ठीक है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी, देन CNIC। अब CNIC में हमारे पास क्या है, हमारे पास CNIC है या बेफॉर्म है, तो हम ये मैंने अपना यहाँ पे CNIC लिख दिया। यहाँ पे आप अपना कोई ना कोई इस एहसास स्कॉलरशिप के लॉगिन के लिए अपना एक पासवर्ड लिखेंगे, फिर उस पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्राइमरी सेल फ़ोन कंट्री पाकिस्तान, प्राइमरी सेल नंबर +92 और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर इंटर इसलिए करेंगे ताकि एहसास स्कॉलरशिप की फ्यूचर में जो भी डिटेल्स वगैरह या अपडेट्स वगैरह आएंगी तो आपको जो भी आपने यहाँ पे अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपको मैसेजेस की सूरत में आपको यहाँ पे डिटेल बता दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेल आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने अपना ईमेल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेरा ईमेल है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए वो बता रहा है, लेकिन जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे अपना CNIC दर्ज करेंगे और नीचे जो आप लोगों ने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें कर देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे ये मैं साइन अप हो चुका हूँ और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने पहले भी एक स्कॉलरशिप 2019 में, मतलब ये जो फ़ेज़ 1 था उसमें मैंने अपनी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट करवाई हुई थी और यहाँ पे ये मेरे सबमिट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या दे रहा है कि वो एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम ESP इज़ नाउ लाइव एंड नाउ अवेलेबल इन दी एक्टिव स्कॉलरशिप सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एक्टिव स्कॉलरशिप सेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो बता रहा है कि ये ओपन टिल 30 अक्टूबर। आज अगर हम डेट की बात करें तो आज हमारे पास डेट है 5 सितंबर, मतलब कि हमारे पास टोटल अराउंड अबाउट 2 मंथ्स हैं स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल सेटअप करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे अपना टाइटल देख लेते हैं। अब टाइटल्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, मिस्टर, डॉक्टर, मिस और इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक अगर अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंजीनियर दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप हैं अंडर ग्रेजुएट तो मेरा यही सजेशन है कि आप मिस्टर यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम है तो आप लगा दें, उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ये अपनी फ़ोटो इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप ये अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह और मोबाइल नंबर, ये तो आपने पहले साइनअप के दौरान ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स CNIC और टाइप मेलिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री देंगे, कंट्री के बाद सिटी, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन तो आपने वही जो पहले दी हुई है कि आप CNIC ये है आपका, एंड कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आप ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो जो आप लोगों का यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली अपडेटेड तो मैंने इसलिए क्योंकि मैंने ये पहले फिलअप किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल सेटअप कर ली। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे एक्टिव स्कॉलरशिप पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वही सेम फर्स्ट पार्ट जो हमने, अब यहाँ पे सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का एक जो विंडो है वो पॉपअप हो गई है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस को लाजमी तौर पे रीड करें, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले ये है कि इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द इंफॉर्मेशन द एप्लीकेशन फॉर्म carefully. The information entered will be verified at later stage, ठीक है। तो आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के दौरान जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िलअप करनी है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना होगा कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट और एक्यूरेट है, क्योंकि एहसास स्कॉलरशिप का जैसे फ़ेज़ 1 था ना, तो उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इवन पेंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने काफ़ी हद तक, मतलब कि कई स्टूडेंट्स के घर जा जा के, मतलब टोटली उन्होंने और भी तकरीबन अपनी तरफ से उन्होंने फुल कोशिश की थी कि वो आप लोगों की प्रॉपर जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करें, देन आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल करार दें, ठीक है। तो बिना किसी इश्यूज़ के लिए फर्दर, मतलब सिर्फ फ्यूचर में आपको लोगों को कोई इश्यू ना हो, तो इसलिए आप लोग जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दें वो एकदम एक्यूरेट हो और ठीक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन फॉर एनी एडिटिंग, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई चेंजिंग करनी है या आप लोगों को कोई पार्ट मिसिंग है, तो आप उसको जस्ट सेव एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड डाटा विल नॉट बी एडिटेबल, ठीक है। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप लोग एप्लीकेशन एक मरतबा कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म उसको पहले सेव कर लें, फिर बाद में आप उसको दोबारा कंप्लीटली प्रीव्यू करें। अगर आप लोगों की कोई चीज़ मिसिंग है तब इसे सेव करें, बाद में उस चीज़ को फिलअप करें और दोबारा उसका मुकम्मल तौर पर एक मरतबा डिटेल प्रीव्यू लें, देन उस एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका, उसको आप सबमिट करें, ठीक है। और जब आपने सबमिट कर दिया तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, वो आप उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे साथ जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था फ़ेज़ 1 में, तो मेरे साथ भी ये इशू हुआ था कि मैंने पहले एक मरतबा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और सिंपली उसको मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो मेरी गलत मैंने फ़िलअप की हुई थी, तो इस वजह से मुझे बाद में बड़ा इशू हुआ था उस एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड यू विल डाउनलोड इट फ्रॉम माई एप्लीकेशन एंड सबमिट हार्ड कॉपी टू योर कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ जो भी उन्होंने फॉर्म कहे हुए हैं, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट कहे हुए हैं साथ में अटैच करने के लिए, आप वो डॉक्यूमेंट अटैच करके अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी में उसको हार्ड कॉपी में जमा करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिक वही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये यहाँ पे ये मैंने दे दिया जेंडर, उसके बाद ये मैरिटल स्टेटस सिंगल, और ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बायोग्राफिकल स्टेटस, यहाँ पे ये खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। कंट्री ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, दैन रिलीजन, दैन डोमिसाइल प्रोविंस यहाँ पे मेरा पंजाब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सिटी में, तो यहाँ पे ये मैंने अपना डोमिसाइल सिटी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं अपना चेक करूँगा, तो यहाँ पे ये मैंने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे फादर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब फादर्स इन्फॉर्मेशन, फादर स्टेटस अलाइव है, ठीक है। अगर वो फादर साहब आपके गुजर चुके हैं, मतलब वफात पा चुके हैं, तो आप यहाँ पे वो भी वहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे ये चेक करेंगे करंटली एम्प्लॉयड कि वो अभी जॉब पे एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है, लाइक उनकी पेंशन आ रही है, तो आप इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे। अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देंगे, ठीक। उसके बाद पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप अपनी जो भी पोस्टल
एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन वो तो उन्होंने पहले दी हुई है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, तो यहाँ पे ये आपको दूसरे फॉर्म पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि योर एप्लीकेशन इज़ सेव्ड, इट इज़ नॉट सबमिटेड येट, ठीक है। सेव्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। कि अभी जस्ट मैं एप्लीकेशन को सेव्ड कर रहा हूँ, ना कि मैं उसको कंसीडर मतलब उसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी ये सबमिट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब एकेडमिक डिटेल चेक कर लेना। सबसे पहले एकेडमिक डिटेल सबसे पहले वो बता रहे हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिकुलेशन या ओवर एंड ए लेवल। सबसे पहले अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखेंगे, तो यहाँ से मैं सिंपली इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे करंट एजुकेशन, जहाँ पे आप करंटली स्टडी कर रहे हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं वो लिखूँगा। उसके बाद मैं डिग्री, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, तो मैं यहाँ पे मेरे डिग्री लेवल भी अंडर ग्रेजुएट है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। दैन डिसिप्लिन, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरा डिसिप्लिन कौन सा है, मेरा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद सब डिसिप्लिन मेरा कौन सा है, मतलब मेरी कौन सी सब इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये मैंने अपनी सब डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे वो आप अपनी प्रोग्राम ड्यूरेशन लिखेंगे। उसके बाद आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। करंटली आप अगर 2020 बैच हैं, तो आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जैसे ही मतलब जो भी आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये मैंने अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर दिया, और यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये याद रहे कि मैं जो एप्लीकेशन है वो मैं सेव कर रहा हूँ, ना कि सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फादर इन्फॉर्मेशन अलाइव है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन हैं, तहसील क्या है मतलब, ठीक है। तो तहसील वहाँ पे आप वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने तहसील लिख दी। उसके बाद फादर प्रोफेशनल स्टेटस, फादर अर्निंग कर रहे हैं या नॉट अर्निंग, मतलब अगर नॉट अर्निंग करेंगे तो आप इसको नॉट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बता देंगे इफ़ अर्निंग नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी बताएंगे कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, या एज हैं, या फिज़िकल डिसेबिलिटी है, और फाइनेंशियल सपोर्ट अदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको फाइनेंशियली, अगर आपके फादर अर्निंग नहीं कर रहे, तो फिर आपको फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके फादर अर्निंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फादर एम्प्लॉयर नेम, तो यहाँ पे आप सिंपल नेम लिखेंगे अपने फादर का। तो यहाँ पे ये मैं उनका नेम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर डेजिग्नेशन, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट उनके डेजिग्नेशन होता है, जैसे कि 17 ग्रेड के, 16 ग्रेड के, 14 ग्रेड के, 12, ये इस तरह के जो भी होते हैं फादर डेजिग्नेशन, वहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपके फादर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप उसका लिख देंगे, या वो कोई शॉप के ऑनर हैं, शॉप पे काम करते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर आपके फादर के पास उनका NTN नंबर है, तो आप यहाँ पे फादर्स का NTN नंबर लिखेंगे, और फादर टैक्स पेड, तो यहाँ पे जितने उन्होंने फर्दर टैक्स पेड, तो जहाँ पे जितना उन्होंने अभी तक टैक्स पे किया हो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अपना फादर्स का जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे आप लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको कोई उनका जो भी प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर दें, ठीक है। अदर प्रोफेशन क्या है फादर का, तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अदर प्रोफेशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ पे आप आपके वालिद जहाँ पे जॉब करते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टेलीफ़ोन नंबर देना है ऑफ़िस का, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी आप लोग में ऑफ़िस का नंबर है, या जहाँ पे आपके वाला सब जॉब करते हैं उनका जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने फादर नेम का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम, ठीक है। कि आप लोगों की फादर की इनकम के अलावा, ठीक है, वो कौन है जो आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अगर सभी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है। लेकिन अगर आपके कोई एक स्पेसिफ़िक हैं, मतलब अंकल हैं, जो भी हैं, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने उनका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंकल पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोर देन 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उनका नेम, यानी यहाँ पे मदर का स्टेटस देना है, मतलब कि वो अलाइव हैं या वो वफ़ात पा चुकी हैं। अगर वो
वफ़ात पा चुकी हैं तो यहाँ पे आपको उनकी जो वफ़ात की डेट है वो आपको लिखनी पड़ेगी। जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा उनका, उन पे जो भी डेट लिखी होगी आपने वो लिखनी है। लेकिन अगर वो अलाइव हैं तो यहाँ पे आपने उनका प्रोफेशनल स्टेटस बताना है कि आप वो वर्किंग लेडी हैं या हाउसवाइफ हैं। अगर वो वर्किंग लेडी हैं तो आपने उनका प्रोफेशन बताना है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर वो हाउसवाइफ हैं तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पे पेरेंट्स मदर रिलेशनशिप, ठीक है, क्या वो कंबाइंड हैं या सेपरेटेड है, आपने वो भी लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखनी है, स्टूडेंट का जो CNIC इंफॉर्मेशन एक्सपायरी डेट वो क्या है, ठीक है। अब मेरी जो क्योंकि मैंने CNIC लिखा होगा, आप बेफाम लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है ये आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये अपनी CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या यहाँ पे आप ये कैलेंडर भी ओपन करके यहाँ से डेट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से ये ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर लेंगे टाइम, ठीक है। तो आप इस तरह डेट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे, टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, ठीक है, आपके घर में इंक्लूडिंग यू। टोटल अर्निंग मेंबर कितने हैं आपने यहाँ पे वो लिखना है। आपके टोटल ब्रदर्स कितने हैं आपने यहाँ पे वो लिखना है। और डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपने वो लिखना है, क्योंकि आपके घर में अगर वाल साहब अगर जस्ट इनकम कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो डिपेंडिंग फैमिली मेम्बर्स हैं वो स्टडिंग फैमिली मेम्बर्स कितने, मतलब कौन कौन आपके घर में से स्टडी कर रहा है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से। तो मैं यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी सिस्टर्स कितनी है। अगर कोई सिस्टर्स नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे फैमिली इनकम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ़ नेम ऑफ़ अर्निंग पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ़ अर्निंग पर्सन आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। ये आप उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उनका प्रोफेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने उनका प्रोफेशनल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये आप लिखेंगे फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम जब मैंने अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप की थी मैंने ये गलत लिख दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन जिसके आप बता रहे हैं क्या ये फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। और रिलेशन विद एप्लीकेंट के एप्लीकेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे फादर हैं तो वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे उनकी ग्रॉस इनकम, ठीक है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम बेसिकली सेम ही होती है अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप आती है तो वहाँ पे ग्रॉस इनकम कुछ होती है और नेट इनकम कुछ होती है। क्योंकि उसके बाद अगर कोई और भी आपकी फैमिली में आपकी सपोर्टिंग कर रहा है, लाइक अगर आपके बड़े भाई कमाते हैं या कोई कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे आप ऐड मोर पे क्लिक करके और भी फैमिली मेम्बर्स की इनकम जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके जस्ट फादर ही हैं तो आपने जस्ट यही करना है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं EDC मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने वो सब इंक्लूड करनी है, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ अटैच द लेटेस्ट सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। द प्रोफेशन इंक्लूड पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, प्राइवेट सेक्टर जॉब, बिजनेस फॉर्मन सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से मुराद कि आप लोगों की अगर कोई कहीं पे कोई ज़मीन वगैरह है या कोई इस तरह का सीन है तो आप लोगों को किसी और सोर्स से भी इनकम आती है, तो यहाँ पे आप ऐड मोर पे क्लिक करके उनकी भी टोटल मंथली इनकम लिख सकते हैं। ये आपने फॉर्म फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे हमने फैमिली इन्फॉर्मेशन के बाद अब एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं, ठीक है, करंटली मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम यहाँ पे करंटली मंथली एक्सपेंडिचर 1 बाय 1 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट क्या है, इंस्टीट्यूट नेम, मतलब एजुकेशनल एक्सपेंडिचर हैं ये, ठीक है। एजुकेशनल के मतलब आपके फैमिली में जो बंदे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपकी ब्रदर्स स्टडी कर रहे हैं, सिस्टर्स कर रही हैं, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट के साथ उनका रिलेशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उनकी इंस्टीट्यूट नेम बताएंगे। उसके बाद आप टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट बताएंगे कि वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आप उनकी क्लास बताएंगे कि आप वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनकी मंथली एक्सपेंडिचर बताएंगे, ठीक है। तो मंथली एक्सपेंडिचर में आप उनकी जो अगर आप वो ट्यूशन कहीं पे पढ़ते हैं या कहीं एकेडमी वगैरह जा रहे हैं तो उसकी भी जो
फ़ी है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो भी उनकी मंथली स्कूल की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है या पब्लिक स्कूल की फ़ीस है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने उनकी टोटल मंथली फ़ी लिख दी है। मैं यहाँ पे सिंपली जो उनकी स्कूल फ़ी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है तो मैं जस्ट वही लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ फीस इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ट्यूशन फीस एंड लगिंग फीस। ठीक है, पर मंथ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आ जाता है पर मंथ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि राउंड अबाउट आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, टू कैलकुलेट एवरेज अ मंथ फ्रॉम 6 मंथ बिल। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद सबसे पहले अगर आपके घर में टेलीफोन या इंटरनेट बिल आता है, ठीक है, तो आप उसकी 6 मंथ की एवरेज निकाल लेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आपका कोई बिल है, मतलब कि अब यहाँ पे मेरे पास एवरी टेलीफोन या इंटरनेट बिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली ज़ीरो पुट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अब हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल लास्ट 6 मंथ की जो बना है वो बिल इतना है। तो इसको मैं अब डिवाइडेड बाई 6 करूँगा। आंसर देख सकते हैं कि 3224। मैं इसको राउंड ऑफ करके 3225 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3225। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप एवरेज गैस बिल लिखेंगे, जो कि है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली ज़ीरो पुट करते रहें। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे मंथली मोबाइल बिल भी लिख सकते हैं कि मोबाइल में कितना बिल यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आप एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन और फूड। ठीक है, किचन और फूड में जो भी आपके मंथली एक्सपेंडिचर्स लगते हैं वो यहाँ पे आप सिंपली करके लिख दें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर की, अगर आपकी फैमिली में कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह यूज़ मतलब इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि अगर दवाई वगैरह का भी है तो आप उसका भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फूड वगैरह के या किचन या फूड के अलावा अगर और भी कोई एक्सपेंडिचर आते हैं तो वो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिंपली पुट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये टोटल उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अकोमोडेशन हम आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास कोई टाउन हाउस है, अपार्टमेंट या फ्लैट है या बंगलो है, तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, कच्चा हाउस, सेमी पक्का या पक्का हाउस। ठीक है, मोस्टली आजकल पक्के हाउस होते हैं, तो यहाँ पे पक्का लिख देंगे। उसके बाद स्टेटस क्या है कि वो घर रेंटेड है या सेल्फ ओन्ड है या गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है या फैमिली ओन्ड है, तो यहाँ पे हम सेल्फ ओन्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसके अब यहाँ पे आप वो स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स लिखेंगे। ठीक है, कितने बेडरूम्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल साइज़ ऑफ हाउस इन स्क्वायर फीट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे टोटल हाउस इन स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे ये मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि टोटल साइज़ ऑफ दी हाउस इन स्क्वायर फीट, के स्क्वायर फीट में आपका जो घर का साइज़ है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके घर का जो साइज़ है वो 5 मरला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सिंपल सेलेक्ट करेंगे 5 मरला इन स्क्वायर फुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि ये इतना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद दूसरा बता रहा है कि कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट। लेट्स सपोज आपके घर 5 मरले का है, लेकिन जो उसमें कवर्ड एरिया है वो है 4। ठीक हो गया, तो उसका ये वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यूज़ आप सिंपली यहाँ पे आके लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर, अगर आपके पास घर में एयर कंडीशनर्स हैं तो यहाँ पे आप वो लिख दें। अगर नहीं है तो आप सिंपली ज़ीरो पे क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सर्वेंट के आपके घर पे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे उसको सिंपली ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, मतलब तो यहाँ पे आप ये घर का एड्रेस लिख देंगे। ठीक हो गया, ये मैंने घर का एड्रेस लिख दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद अब नेट
रीयूजेबल इनकम, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट नेट री यूजेबल इनकम, ठीक है, टोटल मंथली ग्रॉस इनकम माइनस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है कि हमारी जो टोटल मंथली इनकम है उसमें से अगर हम टोटली मंथली एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो इनकम आ रही है वो माइनस में आ रही है, कि जो हमारे पास टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे ज़्यादा हैं और जो हमारे पास टोटल मंथली इनकम है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द मंथली और एनुअल डिस्पोजेबल इनकम इज़ नेगेटिव, काइंडली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द गैप एंड अरेंजमेंट्स थ्रू विच द डिफरेंशियल गैप इज़ मेट बाय द फैमिली, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न देंगे जिसकी वजह से हमारा ये जो नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपका यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता और आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आपकी जो टोटल मंथली इनकम है वो टोटली मंथली एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है और आपका जो पर मंथ अमाउंट है वो नेगेटिव में नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपको ये बॉक्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉक्स इसलिए आ रहा है कि जो हमारी मंथली इनकम है वो कम है लेकिन हमारे जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो हमारे पास टोटल मंथली या एनुअल डिस्पोजेबल इनकम नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम रीज़न देंगे कि वो नेगेटिव क्यों आ रहा है और हम ये भी बताएंगे कि ये जो गैप आ रहा है इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल कोई ना कोई रीज़न देंगे कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है और इसको फुलफ़िल करने के लिए क्या है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक रीज़न दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एनी अदर हाउस फ्लैट ओन्ड बाय द पेरेंट और गार्डियन, इफ़ येस प्लीज़ स्पेसिफाई विद द लोकेशन एंड साइज़। इससे ये मुराद है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई ऐसा घर है, कोई अदर दूसरा घर है, मतलब एक अपने घर के अलावा एक और घर या फ्लैट वगैरह है, तो अगर है तो आप उसकी लोकेशन देंगे और साथ में उसका साइज़ देंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपल इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। खाली छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारे पास एसेट्स डिटेल वाला जो पैनल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रही है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट। अगर है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर येस है तो आप यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाइप लिखेंगे कि कार है, बाइक है या कुछ और है। तो अब यहाँ पे बाइक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ रहा है इंजन कैपेसिटी कितने सीसी है, 70 सीसी है, 100 सीसी है, 150, 1 to 5 जो भी है, उसकी क्वांटिटी कितनी लिखेंगे कि कितनी बाइक्स हैं घर में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो करंट मार्केट वैल्यू की, उस बाइक की अभी करंट मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे रफली अंदाजे से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटल डिटेल, क्या फैमिली कोई कैटल वगैरह मवेशी वगैरह ऑन करती है, अगर ऑन करती है तो हम यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं करती तो हम नो ही रहने देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे येस करें और यहाँ पे हम ऐड मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कैटल की टाइप क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद एसेट्स वर्थ करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरा हाउस है, कोई बिजनेस है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ डिफरेंट यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई भी है तो आप उनकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसकी करंट मार्केट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिंपली इन बॉक्सेस को खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिटेल ऑफ एसेट्स ऑन लीज़, प्लीज़ स्पेसिफाई। लीज़ होता है मतलब कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ठेके पे ज़मीन वगैरह ली हो, ठीक है। तो उसके बारे में ये है, अगर है आपका ऐसा कोई तो आप सिंपली उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा हमारे ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको सिंपली खाली छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है अदर डिटेल्स। ये अदर डिटेल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, एडमिशन डिटेल, हाउ वर द एडमिशन और स्लैश फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड। यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि आपकी एडमिशन्स या सेमेस्टर मतलब की फ़ी जो है वो किस तरह चार्जेस उसके पे किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई ना कोई उन्हें रीज़न देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैव यू एवर बीन अवार्डेड
एनी अदर स्कॉलरशिप बिफोर, क्या आपने पहले कोई स्कॉलरशिप ली? अगर नहीं ली तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ली है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर पे क्लिक करके आप नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, स्कॉलरशिप नेम और टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप और टोटल स्कॉलरशिप पीरियड और किस क्लास या लेवल पे आपको वो स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई स्कॉलरशिप पहले नहीं मिली थी तो मैं नो कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सप्लेन द सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, के आप लोगों ने अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी है कि उन्हें जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई मैं ये स्कॉलरशिप के लिए अहल क्यों हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये मिनिमम 50 कैरेक्टर्स पे रिटन एक छोटी सी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एडवर्टाइजमेंट डिटेल, कि हाउ डू यू नो अबाउट एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एज एक्यूरेट लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने में यहाँ पर अंडरटेकिंग आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आई हेयर बाय अंडरटेक एंड अफर्म दैट। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज and I understand that any incorrect information will result the cancellation of this application. If any information given in this application is found incorrect or false after grant of financial assistance, the institute will stop further assistance and the student will have to refund all the payment received and और एनी पेनल्टी इक्वल इन टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट। मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है ये आपने बिल्कुल ही कम्प्लीटली एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप किया हुआ है और इसमें आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह होता है कि आपकी स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन के दौरान कि आप लोगों को स्कॉलरशिप ग्रांट हो चुकी है लेकिन स्कॉलरशिप के पीरियड के दौरान आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन या मतलब किसी भी मामले में अगर वो आप गलत तस्वर होती है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन आपको एप्लीकेशन मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो वो जो है वो इंस्टीट्यूट आपकी जो स्कॉलरशिप की आगे वाली अमाउंट होगी उसको वो स्टॉप कर देगी, मतलब आगे वाली अमाउंट आपको नहीं देगी, तो जो बकिया पेमेंट आपको मिली होगी वो भी वो रिफ़ंड करवा सकती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है ये HEC एंड यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू यूज़ इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन एंड अदर पर्पसेस, कि ये इस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है HEC वालों को, वो HEC वाले किसी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकती है। इन्हें मतलब वो प्रॉपर राइट रखती है कि वो इसको वेरिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस के लिए इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इसको अंडर करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये नीचे आप चेक देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है सेव एंड क्लोज का और दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है सबमिट का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिलअप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इसको सबमिट ना करें, क्योंकि जैसे ही आपने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और ये बाद में बिल्कुल भी एडिटेबल नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक न्यू अकाउंट बना लूँ, तो तब भी ऐसा ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए फिर आपको जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको उसी पे होना, और उसमें अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देते हैं या आपको किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन आप उसको ऐसे ही फिलअप कर देते हैं तो वो एक मिस्टेक हो सकती है। जैसा कि जब मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो मेरे से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी, तो उसके लिए मुझे बाद में करेक्ट करवाने के लिए काफ़ी इश्यूज़ हुए थे मुझे। ठीक है, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप सिंपली इस एप्लीकेशन को सिंपल यहाँ से सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दें। ठीक है, सेव एज क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे ये स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव्ड आ रही है ना कि सबमिटेड आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्यू / एडिट वाला जो बटन है वहाँ पे आपको एक पेंसिल का निशान आ रहा है, जिसका मीन ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो जस्ट सेव है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन में जितने भी चेंजेस करना चाहें आप वो तमाम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने तकरीबन तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन इस अपनी एप्लीकेशन में दी हुई है वो एकदम
करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, आप इसको सिंपली सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट कैसे होगा, वही आप लास्ट ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ पे सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे सिंपली उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी स्कॉलरशिप सेल होता है वहाँ पे जाके आपने इसकी हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट लाजमी तौर पे करवानी है, ठीक है। और ये आपने 30 अक्टूबर से पहले करना है, ठीक है। तो आपको जो लास्ट टाइम जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया था तो मुझे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी जो मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ये थे कि कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC और बेफाम के, उसके बाद कॉपी ऑफ CNIC फादर, मदर या गार्डियन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास थी वो थी सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट फादर का, गार्डियन का या मदर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स। और अगर आपके पास कोई दूसरी यूटिलिटी बिल्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल्स, वाटर बिल्स या दूसरे कोई भी बिल्स जो भी अप्लीकेबल हैं, कि जैसा कि अगर आपने जिस इलेक्ट्रिसिटी बिल का वहाँ पे दी हुई है इन्फॉर्मेशन, तो आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपीज़ साथ में अटैच करेंगे। या अगर आपने दूसरे कोई और बिल है, गैस या टेलीफोन, वाटर वगैरह के बिल की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है, तो आप उनके भी जो बिल्स की कॉपीज़ हैं लास्ट 6 मंथ्स की, आप वो भी यहाँ पे साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद है कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, कि अब अगर आप किसी किराए के घर पे रहते हैं तो उस किराए के घर का एग्रीमेंट जो होता है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी होगी, ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ लास्ट फी रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सिबलिंग्स इफ़ एप्लीकेबल, कि आपकी जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी लास्ट फ़ी जो उन्होंने पे की थी आप लोगों ने, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो साथ में अटैच करनी होंगी। और आपकी जो मतलब जो एप्लीकेंट है उसकी जो लास्ट फ़ी पे की थी उसने, उसकी भी कॉपीज़ आपको साथ में अटैच करना होंगी। तो अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो आपको अपने हॉस्टल की जो भी आपने फ़ी वगैरह पे की हुई है तो आप उसको भी साथ में अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सॉरी, इस मेडिकल बिल से पहले और ये जो हॉस्टल वाला जो मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो नहीं कहीं भी जिक्र है, लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो इससे अच्छा ही है कि हम उसकी कॉपी करवा के साथ में अटैच कर दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स या एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कि आप अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर वहाँ पे अपने जो भी है फैमिली एक्सपेंडिचर में अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर्स को भी वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उसकी भी जो भी बिल्स वगैरह हैं या उसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह की जो भी कॉपीज़ हैं वो भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास थी वो थी 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे सामने आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद लास्ट चीज़ जो आपके पास रह जाएगी वो चीज़ हमारे पास ये होगी कि आपको सिंपली मैं यहाँ पे आपको शो करवा दूँ। आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डेट, आपको सबसे पहले दोनों साइड यहाँ पे भी डेट मेंशन करना होगी, यहाँ पे भी डेट मेंशन करके नीचे आपको अपने फादर या गार्डियन के सिग्नेचर्स करवाने होंगे और साथ में आपको एप्लीकेंट के अपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भी सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और आपको ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपको ये तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, ये जो हार्ड कॉपी है इसके पूरा पैच बना के अब वो इसको भी अपने डिपार्टमेंट में आया, अगर वो डिपार्टमेंट को कहें डिपार्टमेंट में या स्कॉलरशिप सेल में भी आपको इसको सबमिट करवाना होगा, ठीक है। और आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को लाजमी तौर पे किसी 17 ग्रेड के जो भी ऑफिसर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर, उससे आपको इसको टेस्ट लाजमी करवा लेना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं चाहता था
कि जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप लोग ना करें, और मैं आप एकदम इस एप्लीकेशन के लिए A to Z एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई, ये कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेगुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।